हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशंस और फंक्शंस, जिसमें रिलेशंस का बारे में पढ़ा था और रिलेशंस की टाइप्स पढ़ा था हमने। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है और इक्विवेलेंस क्लास क्या है, और उसका अलग अलग एग्जाम्पल्स भी देखा था हमने। तो उसके बाद अभी हमने पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशंस, जिसे कुछ ऐसा हो सकता है कोई भी एक रिलेशन दिया, ये रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। सो कल भी कुछ क्वेश्चंस किया था, आज भी और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो इधर सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। सो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट। ऐसा डिफाइन किया आर को मैंने, ए कामा बी सच दैट, सो ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर दिया हूँ, ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये जो रिलेशन है क्या हो सकता है? सो सबसे पहला रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, तो क्या होना चाहिए, ए के जगह बी की जगह पे ए रखो। सो ए लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर हमेशा बड़ा होना चाहिए ए से। सो मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 1/2 ले लो, बिलोंग्स टू आर। ओके, सो 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4, 1/2 का स्क्वायर, ये सही है इफ इट इज करेक्ट। ओके, सो एक्चुअली क्या होना चाहिए आपको, ए लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। ये कंडीशन सही है तो रिफ्लेक्सिव होगा। एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिला तो जो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है प्रूव करने के लिए, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो मैं एक फ्रैक्शन लिया जो वैल्यू 0 का 1 का बीच में होता है। सो 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4, ये सही है। देखो 1/2 लेस देन आर इक्वल 1/4, ठीक है। अब देखो 1/2 वैल्यू 0.5 है, 0.25 है, ये गलत है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस यू कैन इजीली कंक्लूड दैट ए कैन नॉट बी लेस देन ए स्क्वायर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। हर एक के लिए ए ट्रू नहीं है। सो देयरफॉर आर इज जो रिलेशन है नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्री प्रूव करने के लिए, ओके, सो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर ले लो, बिलोंग्स टू आर। ओके, सो मतलब a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है। ओके, सो b लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये बराबर है 2 लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर। ओके, हाँ, अभी क्या हो जाएगा, 2 लेस देन आर इक्वल टू, आपको क्या होना चाहिए, b लेस देन आर, नहीं तो 1 लेता हूँ मैंने, a वैल्यू 1 लेता हूँ, ठीक है। सो a वैल्यू 1 लिया, b वैल्यू मैंने लिया 3 ले लो, 2 ले लो, आपका मर्जी। सो 1 लेस देन आर इक्वल 3 स्क्वायर, सही है। सो 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर हो गया। हाँ, उल्टा करो, सो 3 लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो 3 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, काउंटर एग्जांपल दिया, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा ये, ठीक है। हाँ, ट्रांजिटिव के लिए प्रूव करना है, ट्रांजिटिव के लिए प्रूव करना है, तो मैं ए वैल्यू बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो आपको ऐसा प्रूव करना चाहिए, ए लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, सी वैल्यू, ए बी सी वैल्यू हम डिसाइड करेंगे। तो ए बी सी वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, सो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, ऐसा काउंटर एग्जाम्पल देते। सो इधर देखते हैं हमने, ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ, अब देखो ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए सी स्क्वायर से, ऐसा एक कंडीशन ले लो, ए कैसा होना चाहिए, सी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो मान लो इधर स्टूडेंट्स ए वैल्यू मैंने ले रहा हूँ 4, बी वैल्यू ले रहा हूँ -3, सी वैल्यू ले रहा हूँ 1। सो कंडीशन देखते, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा नहीं होगा। ए कितना था, 4 लेस देन आर इक्वल टू -3 का स्क्वायर, दैट इज 4 लेस देन आर इक्वल टू 9, ये सही है। नेक्स्ट b लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, देखो -3 लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो -3 लेस देन आर इक्वल टू 1, ये भी सही है। ओके, सो ये भी सही हो गया। अभी ये चेक करते, ओके, a कितना था, 4 लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर कितना था, 1 स्क्वायर, ये होना चाहिए 4 लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा, दिस कैन नॉट बी ट्रू। सो देयरफॉर ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, दिस डज नॉट इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर नहीं हो रहे, ठीक है।
ए बी बी सी रिलेटेड है तो ए सी रिलेटेड नहीं हो रहे, एक काउंटर एग्जाम्पल मिला, सो देयर फोर आर इज नॉट ट्रांसिटिव, नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है। सो ऐसा दूसरा एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, काउंटर एग्जाम्पल देकर आप प्रूव कर सकते हैं वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और आर इज ए रिलेशन ऑन सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, आर को ऐसा डिफाइन किया है ए कामा बी सच दैट, सो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए सेट को मैंने ए ले रहा हूँ, सो इधर ए कामा बी बोथ बिलोंग्स टू ए। सो मैंने कल बताया था जब भी आपको लिमिटेड एलिमेंट्स दिया है डोमेन में तो आप आराम से रिलेशन को लिख सकते हैं। कैसे? ए वैल्यू 1 लेते हो, बी वैल्यू कितना हो जाएगा 2, एक ज़्यादा होना चाहिए, 2 लिए तो 3, 3 लिए तो 4, 4 लिए तो 5, 5 लिए तो 6, उसके आगे नहीं होगा, 6 लेते हो 7 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, देखो 1 बिलोंग्स टू ए लिया तो 1 कामा 1 ए में है, आर में है क्या? नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, सो 2 कामा 1 आर में है क्या? डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखो 1 कामा 2 2 कामा 3, देखो 1 कामा 2 और 2 कामा 3 बोथ बिलोंग्स टू आर, सो 1 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांसिटिव, नॉट ट्रांसिटिव। सो ये मेथड है। मान लो ये डोमेन के जगह पे आपको कोई रियल नंबर सेट दिया है तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तब कैसे प्रूव करना? सो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। बी के जगह पे ए रिप्लेस करो तो वो इक्वेशन से मतलब जो भी रिजल्ट है सही है तो आर रिफ्लेक्सिव होगा। बी के जगह पे ए रिप्लेस करें तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ये सही हो सकता है? कभी भी सही नहीं हो सकता है। सो फ्रॉम दिस ए कामा ए बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, सो ए के एलिमेंट भी नहीं है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसको जनरलाइज करके प्रूव किया। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है? बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है। देन व्हाट अबाउट ए? फ्रॉम दिस ए इज इक्वल टू बी माइनस 1 होगा, बट बी प्लस 1 तो नहीं होगा, सो दिस कैनॉट बी इक्वल टू बी प्लस 1। सो फ्रॉम दिस बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। उसके बाद ट्रांसिटिव प्रूव करने के लिए ट्रांसिटिव के लिए मैंने लिया ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर लिया। इसका मतलब है बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है एंड सी इज इक्वल टू बी प्लस 1 है। फ्रॉम दिस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो सी वैल्यू बी प्लस 1 इसमें रख दिया या बी वैल्यू ए प्लस 1 इसमें रख दिया, तो ए प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ए प्लस 2। सो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। सो ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांसिटिव, नॉट ट्रांसिटिव। सो आपका जो डोमेन है तो बहुत बड़ा है, तो ऐसा जनरलाइज करके आप सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव का प्रूव कर सकते हैं या नहीं भी प्रूव कर सकते हैं। मतलब सिमेट्रिक है बोल के प्रूव कर सकते हैं, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं। या एलिमेंट्स दिया है तो ऐसा रोस्टर फॉर्म में आपको मिला या लिस्टिंग मेथड में मिला तो आराम से आपको पता चलेगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होगा नहीं होगा। सो और भी ऐसा क्वेश्चंस देखते हैं। सो आगे देखते स्टूडेंट्स। सो आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन ऑन रियल नंबर सेट लेते हैं। सो आर इज ए रिलेशन ऑन आर, रियल नंबर सेट लिया।
कैसे डिफाइन कर रहा हूँ आर को? सो आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए लेस देन बी। ओके, ए लेस देन आर इक्वल टू बी लेते हैं, ठीक है, ए लेस देन आर इक्वल टू बी, बोथ ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए फर्स्ट केस क्या करना चाहिए? बी की जगह पे ए रखो। सो ए लेस देन आर इक्वल टू ये हमेशा के लिए ट्रू है क्योंकि इक्वल टू सिंबल भी है। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। सो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर। ये देखो, ये रियल नंबर सेट ले रहा हूँ, ये रिलेशन ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब इधर देखते सेकंड, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर लिया, इसका मतलब है ए लेस देन आर इक्वल टू बी है। जब ए छोटा बी बड़ा है सो बी लेस देन आर इक्वल टू ए हो सकता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। फ्रॉम दिस बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं हुआ। नेक्स्ट थर्ड वाला जो है ए कामा बी एंड बी कामा सी दोनों बिलोंग्स टू रियल रिलेशन ले रहा हूँ। इसका मतलब है ए लेस देन आर इक्वल टू बी एंड बी लेस देन आर इक्वल टू सी। मतलब ए से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, ऑब्वियसली ए से सी बड़ा होगा ही होगा। सो फ्रॉम दिस ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। सो आर इक्विवेलेंस तो नहीं हो सकता है। उसके बाद दूसरा एक ऐसा रिलेशन लेंगे सेम, ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। ओके, सो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। सेम प्रोसीजर। सो अभी ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर वाला लिया, ऐसा हम ले सकते हैं आराम से। सो ए वैल्यू मैंने ऐसा ले रहा हूँ 1/2 ले रहा हूँ, ठीक है। सो 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 क्यूब होता है, ठीक है। तो और अब जनरलाइज करके प्रूव करना है, बट एक काउंटर एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो 1/2 इज लेस देन आर इक्वल 1/8, ये गलत है। ओके, सो देयरफॉर ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। सो सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं होगा। जैसा ए वैल्यू में 2 लेता हूँ, 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब, सही है। बट जब ए वैल्यू मैंने नेगेटिव मतलब 0 का 1 का बीच में कोई भी वैल्यू लेता हो, ये सही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है। सो बी लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब होगा, ये नहीं हो सकता। कैसा है देखो, सिंपल ले रहा हूँ, 2 लेस देन आर इक्वल टू 3 क्यूब है, या ये वैल्यू में सिंपली 1 लेता हूँ, 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब है, ऐसा ही है। बट 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 क्यूब होगा, नहीं होगा। सो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं हुआ। और ट्रांजिटिव के लिए भी सेम प्रोसीजर लेते हैं हम। जैसा इससे पहले वाला में हम लिया था, ए वैल्यू जो है, ए वैल्यू, बी वैल्यू, सी वैल्यू डिसाइड करो, सो ताकि ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब एंड बी लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब है। तो ए लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने एक कंडीशंस ले लेते हैं। तो क्या कंडीशंस लेंगे देखते। अब देखते स्टूडेंट्स, इधर मैंने कुछ ए बी सी वैल्यूज असाइन किया है। तो ए वैल्यू 100 लिया, बी वैल्यू 11 लिया, सी वैल्यू 3 लिया। इससे आपको ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये हम आराम से चेक कर सकते। एक बार चेक कीजिए आप सभी लोग। हाँ, अब देखो स्टूडेंट, पहला ये कंडीशन देखता हूँ मैंने, 100 लेस देन आर इक्वल टू 11 क्यूब। सो 100 लेस देन आर इक्वल टू, ये कितना आएगा 11 क्यूब, मतलब 121 × 1 मतलब करीबन 1000 के आसपास। सो ये ऑब्वियसली ट्रू होगा, ठीक है। और उसके बाद 11 लेस देन आर इक्वल टू 3 क्यूब मतलब 27 है। सो ये भी ऑब्वियसली सही होगा, हाँ ये भी सही है। अभी 100 लेस देन आर इक्वल टू 3 क्यूब, ये सही होगा,
3 क्यूब मतलब 27 है, 100 मतलब 100 है, तो 100 से 27 बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। सो इधर 100 कामा 11 बिलोंग्स टू आर और 11 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, बट 100 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, सो आर इज नॉट ट्रांसिटिव। ओके, ट्रांसिटिव नहीं है। सो ये आर जो है ये वाला तो ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांसिटिव हुआ। सो आगे चेक करते स्टूडेंट्स, और भी क्वेश्चंस हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सभी को समझ में आया होगा ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, चलो आगे और भी 1-2 एग्जाम्पल्स है, ये हम करेंगे। सो इधर मैंने T इज ए कलेक्शन ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी लेता हूं। ओके, सो रिलेशन को मैंने ऐसा ले रहा हूं, तो इधर R इज ए रिलेशन फ्रॉम T टू T, मतलब बुक्स से बुक्स। कैसे? R इज इक्वल टू इधर x कामा y सच दैट x कामा y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो ऐसा क्वेश्चन है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, जैसा 2 स्टूडेंट्स है आर बिलोंगिंग टू सेम लोकेलिटी, बोथ स्टूडेंट्स हैव सेम ब्लड ग्रुप, सेम जो आता है इसका मीनिंग है इक्वल टू। सो जो इक्वल टू रिलेशन है ये हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो कैसे? फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख रहा हूं, x कामा x दोनों सेम बुक्स ले रहा हूं, ओके, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि दोनों सेम बुक्स लिया हूं मैंने। सो इससे पता चलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू T। सो लाइब्रेरी में कोई भी एक तरह का बुक चूज करो, उसका 2 कॉपी निकालो, दोनों में सेम नंबर ऑफ बुक्स पेजेस रहेगा। सो x कामा x बिलोंग्स टू R हो गया। सो R हो गया रिफ्लेक्सिव। इधर x कामा y बिलोंग्स टू R लिया, इसका मतलब है x कामा y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब x और y सेम नंबर ऑफ पेजेस है, y कामा x आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो इधर से आपको पता चल रहा है y कामा x बिलोंग्स टू R। सो R हो गया, R इज सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद x कामा y एंड y कामा z बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है x कामा y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड y कामा z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, सो एक्स वाई और वाई जेड दोनों सेम पेजेस है। तो देखो x में जितने पेजेस होंगे y में भी उतना ही पेजेस होंगे, y में जितना पेजेस है z में भी उतना ही पेजेस है। सो इनडायरेक्टली x कामा z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो इधर से आपको पता चल रहा है x कामा z आल्सो बिलोंग्स टू R। सो इधर से R इज ट्रांसिटिव। ओके, R इज ट्रांसिटिव। ठीक है, सो ये है स्टूडेंट्स, सो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांसिटिव हुआ। इधर से पता चल रहा है आपको R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका इक्विवेलेंस क्लास लेना है तो हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी में जो भी बुक्स होता है, ओके, उसका काउंट निकालेंगे। उसका सारे सेट बना दिया मैंने। इधर जो बुक्स को मैंने ऐसा पार्टीशन कर रहा हूं, सो इसमें क्या है, मान लो n1 इज द नंबर ऑफ पेजेस, n2 इज द नंबर ऑफ पेजेस, n3 नंबर ऑफ पेजेस, n4 नंबर ऑफ पेजेस, ऐसा लिया। ऐसा बहुत सारे आएंगे, नॉट ओनली n4 तक। इधर कुछ बुक्स आएंगे, जैसा मान लो x1, x2, x3, x4 ऐसा बुक्स है। ये सभी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। दिस बुक्स आर मैपिंग विद द सेम बुक्स। ओके, उसके बाद n2 है तो इधर y1, y2, y3, y4 ऐसा है। सो दिस इज आल्सो मैपिंग विथ सेम बुक्स। ओके, ऐसा इधर भी। सो इधर कोई भी एक x बुक है। ओके, व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू x, मतलब
दिस सेट करने मतलब दिस रिलेटेड टू मतलब इक्विवेलेंस क्लास related to X is set of books which have same number of pages as X, which have same number of pages as X. X में जितने भी पेजेस है उतना पेजेस जो बुक्स में रहेगा वो सारे ये सेट में आएगा. दिस सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू X. सो ऐसा हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स. उसके बाद कल हमने लिया था a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, उसका भी इक्विवेलेंस क्लास. a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 या मल्टीपल ऑफ 2, उसका भी इक्विवेलेंस क्लास लिया. तो और भी ऐसा क्वेश्चंस करेंगे. थोड़ा एक ट्रायंगल्स की क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया है. ये कॉम्पिटिटिव के लिए ज़्यादा यूज नहीं होगा, ये रिलेशंस और फंक्शंस यूज होगा अच्छा से. फंक्शंस की क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव्स में. उसके बाद इधर मैंने एक सेट ले रहा हूं X इज इधर X is set of points in the plane, X के जगह पे चलो A लेते, ठीक है. R is a relation from A to A, ऐसा डिफाइन किया. R is equal to P कामा Q, 2 पॉइंट्स हैं, ओके, सच दैट OP is equal to OQ, मतलब ओरिजिन से सेम डिस्टेंस में है, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस में है. ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा चेक करते हैं. OP इज इक्वल टू OP, ये हमेशा के लिए ट्रू है. सो इसका मतलब है फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A. कोई भी एक पॉइंट लिया, OP इज इक्वल टू ऑलवेज OP. सो P कामा P बिलोंग्स टू R हो गया. सो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव. उसके बाद P कामा Q बिलोंग्स टू R लिया, इसका मतलब है OP इज इक्वल टू OQ होगा. इसको मैंने इक्वालिटी तो बदल सकता हूँ, OQ इज इक्वल टू OP लिख सकता हूँ. सो इधर से आपको पता चला Q कामा P आर ऑफ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. सो Q कामा P बिलोंग्स टू R हो गए. कोई भी है OP इज इक्वल टू OQ है तो इंटरचेंज करो. इधर मैंने बोला था जो इक्वल टू सिंबल है ये कंपल्सरी इक्वालेंस होगा ही होगा. सो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक हो गए. हाँ, अभी OP कामा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कामा R बिलोंग्स टू R, ठीक है. समझा रिलेशन है. हाँ, ये रिलेशन है, ये पॉइंट है, याद रखना. नहीं तो R के जगह पे मैं S लेता हूँ, ठीक है. हाँ, अभी P कामा Q जो दोनों पॉइंट्स है वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है. Q कामा S दोनों पॉइंट्स ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है. इसका मतलब OP इज इक्वल टू OQ है एंड OQ इज इक्वल टू OS है. ये दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू OS लिख सकते हैं. फ्रॉम दिस P कामा S बिलोंग्स टू R हो गए. देखो इधर से आ गया. सो R जो रिलेशन है इज ट्रांसिटिव हो गया, ट्रांसिटिव. और देयरफॉर R इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. R इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ये इक्विवेलेंस रिलेशन आने के बाद हमारा को एक पूछा है फाइंड इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू ए पॉइंट P. कोई भी एक पॉइंट P है उसका रिलेटेड में इक्विवेलेंस क्लास क्या है. तो जनरलाइज करके मैं बताता हूं. मान लो इधर एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मान लो R डिस्टेंस में है, ओरिजिन से R डिस्टेंस में है. सो इसके साथ जो भी एलिमेंट रिलेशन में बनता है वो सारे ओरिजिन से सेम डिस्टेंस होना चाहिए. ओरिजिन से सेम डिस्टेंस में कितने पॉइंट्स रहेंगे, ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे. ये सारे पॉइंट मिलके एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, डिस्टेंस हो जाएगा OP. सो इधर इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू
set of points which are at a distance from origin, at a distance OP from origin. ओके, सो कोई भी एक पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से, ऑरिजिन इज ए फिक्स्ड पॉइंट, उससे फिक्स्ड डिस्टेंस में रहने वाला सारे पॉइंट से, उसको हमने बोलते हैं सर्किल. सो दिस बिकम ए सर्किल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस हो जाएगा ओपी. ओके, सो इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू पी हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस टू द ओरिजिन, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू ओपी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये होगा इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू ये. और उसके बाद और एक रिलेशन है, जैसे पैरेलल के बारे में पढ़ा. सो इधर मैंने एक्स ले रहा हूं, सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन. सो आर इज ए रिलेशन L1, L2 दोनों का बीच में एक रिलेशन ऐसा है, तो L1 पैरेलल टू L2, पैरेलल जो है ए रिलेशन है. तो हमेशा पता है L पैरेलल टू L, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ फॉर ऑल L बिलोंग्स टू X. कोई भी एक लाइन ले लो. सो L L बिलोंग्स टू R हो गया. सो R हो गया रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव. उसके बाद L1 L2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब है L1 पैरेलल टू L2 है. जब L1 पैरेलल टू L2 है, L2 पैरेलल टू L1 होगा, और L2 L1 बिलोंग्स टू R हो गया. ठीक है, सो R हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक, R ए हो गया सिमेट्रिक. उसके बाद L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R. सो ये क्या हो जाएगा, L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3. सो इधर क्या हो जाएगा, L1 पैरेलल टू L3 होगा, क्योंकि L1 L2 को पैरेलल है, L2 L3 की पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली L1 L3 को पैरेलल होगा. सो L1 L3 बिलोंग्स टू R हो गए. सो R इज ट्रांसिटिव, R रिलेशन जो है ये ट्रांसिटिव हो गया. तो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांसिटिव हुआ. सो R जो है इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, ये इक्विवेलेंस रिलेशन आने के बाद सो इधर मुझे पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड एक पर्टिकुलर लाइन दिया है. ओके, तो मैं अभी क्वेश्चन इधर लिखता हूं. सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास related to y is equal to 2x plus 3. ओके, मतलब इधर सेट ऑफ लाइन्स है, इधर सेट ऑफ लाइन्स है, जिसमें y is equal to 2x plus 3 प्रेजेंट है. इसमें बहुत सारे क्लासेस ऐसा बना हुआ है, बट ये क्लास में y is equal to 2x plus 3 है. और ये लाइन किससे रिलेटेड होता है, इसका जो भी लाइन पैरेलल होता है उससे रिलेटेड होता है. सो इधर भी सेम y is equal to 2x plus 3 होगा, और पैरेलल लाइन्स इधर भी सारे पैरेलल लाइन्स रहेंगे, इधर का सारे लाइन्स इधर सारे लाइन से जोड़ेंगे. सो इधर इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू दिस लाइन विल बी सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. इसको हमने सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, ये सेट ऑफ लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस, इसका पैरेलल लाइन होगा सम कांस्टेंट के, बस. सो ये जो सेट है, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल 2x प्लस 3. ठीक है, तो ऐसा हमने इक्विवेलेंस क्लास ढूंढ सकते हैं. और उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसा इधर लाइंस का लिया, ऐसा ट्रायंगल्स का भी देख सकते हैं हम. सो मैंने सिमिलैरिटी जो होता है, इसको मैंने रिलेशन ले रहा हूं. ओके, सो आपको जो दिया वो रिलेशन है सिमिलैरिटी. ओके, सो R इज ए रिलेशन सच दैट T1 T2 सच दैट इधर क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू
T2, ठीक है। अब देखते इधर जो रिलेशन है, ए मैं बोला था ऑलरेडी, एवरी लाइन ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, सो जो सिमिलरिटी है दिस इज रिफ्लेक्सिव हो गया, और T1 सिमिलर टू T2 है तो T2 सिमिलर टू T1 होगा, सो सिमिलरिटी जो है सिमेट्रिक भी हो गया, सो T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर टू T3 है तो कंपलसरी T1 सिमिलर टू T3 होगा, सो ये सिमिलरिटी है, ये जो ट्रांसिटिव होगा, सो जो सिमिलरिटी सिंबल जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस हो गया, अभी इधर मुझे 3 ट्रायंगल्स दिया है, T1 T2 T3, जिसका साइड्स दिया है 3 4 5, ओके, आर साइड्स। इधर दिया है 6 8 10, दूसरा दिया है मुझे 5 12 13, 5 12 13। इसमें कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे? देखो ये दोनों का रेशियो सेम है, देखो ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स है, सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स है, राइट ट्रायंगल्स, बट सारे राइट ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होना है तो एटलीस्ट नॉन राइट एंगल जो है एटलीस्ट एक एंगल सेम होना चाहिए दोनों में, बट इधर देखो ये दोनों का साइड्स का रेशियो देखो सेम है, बट ये दोनों से कंपेयर करें तो ये साइड्स का रेशियो अलग है, सो T1 सिमिलर टू T2 होगा, बट T1 cannot be similar to T3, T2 also cannot be similar to T3, ओके। अभी ये T1 T2 का इक्विवेलेंस क्लास, ओके, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग T1 एंड T2 क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ साइड्स, साइड्स क्या होना चाहिए? यही रेशियो में होना चाहिए, 3K 4K एंड 5K ऐसा होना चाहिए। तो ये जो भी ट्रायंगल है उसका साइड्स जो है 3K 4K 5K है, वो सारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सारे जो सेट है वो सिमिलर होता है, मतलब इक्विवेलेंस क्लास होता है, दैट इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग द ट्रायंगल्स T1 T2। और T3 का इक्विवेलेंस क्लास अलग होगा, उसका साइड्स कैसे होंगे? 5K 12K 13K होंगे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका अलग है, उसका मेजरमेंट अलग आएगा, इसका मेजरमेंट अलग आएगा, साइड्स अलग अलग होगा, उसका रेशियो अलग अलग होगा। सो इधर जो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग T1 T2 क्या होता है? हर एक साइड का जो रेशियो, साइड्स का जो रेशियो है 3:4:5 होगा, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है। सो सारे ट्रायंगल्स ये सेट में रहेंगे, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू द ट्रायंगल T1 या ट्रायंगल T2, ठीक है। सो ये इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में। सो अभी हमने आगे फंक्शंस का बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन, एक्चुअली फंक्शन क्या होता है? ये रिलेशंस की टाइप्स है। सो रिलेशन को मैंने कुछ कंडीशन अप्लाई करता हूं, वो रिलेशन हो जाएगा फंक्शन। कैसे? हाँ, रिलेशन में 11th में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस में 1-1 रिलेशन है और मेनी वन रिलेशन है, वन मेनी रिलेशन है, मेनी मेनी रिलेशन है, और उसमें कंडीशन कुछ नहीं है कि डोमेन में सारे एलिमेंट्स ज्वाइन होना है नहीं होना है, वो सारे हमने अलग अलग टाइप्स की देखा था, मैपिंग्स, ओके, मतलब रिलेशंस करना। हाँ, अभी हम ये देखेंगे एक रिलेशन कैसा फंक्शन बनता है, ठीक है। अभी टॉपिक है फंक्शंस, ये ऑलरेडी अपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। सो फंक्शंस कैसे आता है रिलेशन से। सो R is a relation from A to B, is a relation said to be a function, said to be a function, फंक्शन होना चाहिए if, हर एक टर्मिनोलॉजी अच्छा से देखना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मतलब ये जो सेट होता है इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, हर एक एलिमेंट लेना, देयर एग्जिस्ट, ओके, हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक B बिलोंग्स टू B, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट होता है उसको जोड़ने के लिए B में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, मतलब इसके लिए दो अलग अलग
जोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। सो एक एलिमेंट डोमेन में जो होता है वो एक से ही जोड़ना चाहिए, एक से ज्यादा एलिमेंट से जोड़ना नहीं चाहिए। सो यूनिक बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब इसको हमने बोलते हैं ए रिलेटेड टू बी। सो इधर एक सिंपल लॉजिक है, इधर ये है, इधर बी है, इधर ए को हमने बोलते हैं डोमाइन, बी को हमने बोलते हैं कोडोमाइन ऑफ ए फंक्शन, कोडोमाइन, ठीक है। हाँ, अभी इधर जो भी सेट होता है इसमें नो एलिमेंट विल बी फ्री, नो एलिमेंट फ्री विल बी फ्री, और एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज। एक मतलब एक एलिमेंट से एक लाइन ही जाना चाहिए, दो लाइन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो एक एलिमेंट से एक ही लाइन जाना चाहिए, ठीक है। सो इसको हमने बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। उसके बाद इधर आपको आता है रेंज। हाँ, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट है, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट है, इधर कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं है। ये इधर का हर एक एलिमेंट को इधर एक एलिमेंट से जोड़ा है, इसको हमने बोलते हैं इमेज। इधर जो भी एलिमेंट्स होता है इसको हमने बोलते हैं इमेजेस, मतलब जो जोड़ा हुआ है वो, मान लो बी, इधर ये जो है, हाँ। सो इमेज ऑफ ए, बी को हमने बोलते हैं इमेज ऑफ ए, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द फंक्शन एफ ले लो या ए ले लो, कोई भी, ठीक है। इधर जो ये है इसको हमने बोलते हैं प्री इमेज ऑफ बी, प्री इमेज ऑफ बी और इनवर्स इमेज ऑफ बी, इनवर्स इमेज ऑफ बी, तो इसको हमने बोलते हैं प्री इमेज ऑफ बी, प्री इमेज ऑफ बी, ठीक है। अब देखते हैं रेंज, मतलब इधर कुछ एलिमेंट है सी, किसी से जोड़ा नहीं है, ऐसा हो सकता है। इधर कंडीशन ऐसा नहीं कि इसमें काली नहीं होना चाहिए, बट इसमें कोई भी काली हो सकता है। सो इधर से एक एलिमेंट काली हो सकता है, दिस इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट। सो रेंज मतलब क्या होता है, सेट ऑफ एफ इमेजेस। एफ इमेजेस क्या है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एफ क्या क्या इमेजेस है। तो ये सेट ऑफ एफ इमेजेस को हमने ऐसा लिखते हैं एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए। तो ये फंक्शन की रेस्पेक्ट में ए का जो जो एलिमेंट्स मैप हुआ है वो सारे एलिमेंट्स का जो सेट है उसको हमने बोलते हैं रेंज, ठीक है। हाँ, ये फंक्शन हो गया। फंक्शन को ग्राफिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी फंक्शन होता है ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना, मैं इधर 4-5 ग्राफ ड्रा करता हूँ, सारे हमने जो देख चुका है वो वाला ग्राफ्स में ड्रा करता हूँ। सो ये पैराबोला लिया, एक स्ट्रेट लाइन लिया, एक कांस्टेंट फंक्शन लिया, उसके बाद एक मॉड्यूलस फंक्शन लिया, उसके बाद एक पैराबोला लिया, एक सर्कल लिया, ठीक है। इतना अलग अलग कर्व्स लिया मैंने। इसमें कौन सी फंक्शन कर्व होगा, कौन सी कर्व फंक्शन होगा, तो इसके लिए एक ग्राफ रिप्रेजेंट फंक्शन इफ ए लाइन पैरेलल टू y axis intersect curve at most one point, ओके। y axis का पैरेलल लाइन ड्रा करो, आप किधर भी ड्रा करो, ज्यादा से ज्यादा एक जगह पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। इंटरसेक्ट नहीं करे तो भी फंक्शन हो सकता है, बट इंटरसेक्ट एक जगह पे ही होना चाहिए। अब देखो मैंने इधर किधर भी आप ड्रा करो, वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन एक ही जगह, देखो ये पूरा वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन आप किधर भी मूव करो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होगा, इधर भी एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होगा, इधर भी एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होगा। ये फंक्शन होगा, ए भी फंक्शन है, ए भी फंक्शन है, इधर भी इंटरसेक्ट होगा, सो एक ही जगह पे फंक्शन। अब इधर आए तो इधर दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। आप ऐसा बोल सकते हैं सर मैं इधर ड्रा करता हूं, मैंने उसके लिए इधर लिखा एट मोस्ट, ओके, एट मोस्ट 1 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा। अब इधर ड्रा करें तो 0, देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, इधर ड्रा करें तो 1 आया, इधर ड्रा करें तो 2 आया। सो टोटल ओवरऑल एट मोस्ट कितना पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है। सो 2 पॉइंट्स है तो ये फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट ए फंक्शन। इधर भी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे, दिस 2 आर नॉट फंक्शंस, ठीक है। सो फंक्शन को आइडेंटिफाई, ग्राफ में आइडेंटिफाई करने के लिए ये तरीका है। तो उसके बाद फंक्शन हो गया। आप 11th में पढ़े, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस पढ़ा है आपने। तो जैसा साइनम फंक्शन है, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी फंक्शंस पढ़ा था आपने। उसके बाद सभी फंक्शंस का ग्राफ्स पढ़ा था आपने। तो फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन है, साइनम फंक्शन है, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट है, ऐसा अलग अलग फंक्शंस पढ़ा था आपने। तो
जो भी आपने फंक्शन पढ़ा उधर हर एक फंक्शन के ग्राफ होता है, उसको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करो, ड्रा करे तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होगा, तो भी हमने फंक्शन बोल सकते हैं, वरना फंक्शन नहीं है। तो उसके बाद तो ये फंक्शन का कुछ जनरलाइज एग्जांपल देता हूं। आपका क्लास में स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट्स है, हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन होगा, हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन होगा। सो इधर जो स्टूडेंट्स है इधर है, ओके, इधर स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, ओके। सो इधर एक्स स्टूडेंट है, इधर वाई स्टूडेंट है, ठीक है, एक्स स्टूडेंट है, वाई स्टूडेंट है। सो इधर रोल नंबर्स मान लो, इधर रोल नंबर्स है, इधर स्टूडेंट्स है, ओके, 1 2 3 4 ऐसा दिया, ठीक है। सो रोल नंबर लेफ्ट साइड रखा, स्टूडेंट राइट साइड रखा। सो ये मेरा रोल नंबर है, ये स्टूडेंट है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। अभी इधर फंक्शन होगा नहीं होगा, मैंने हर एक रोल नंबर को एक स्टूडेंट को असाइन करता हूं, हर एक रोल नंबर को एक स्टूडेंट को असाइन करता हूं, तो करे तो क्या होगा, 1 इज असाइन टू एक्स, 2 इज असाइन टू वाई, ऐसा, ठीक है। हाँ, इधर मैं कोई भी एक रोल नंबर को 2 बच्चों को अलर्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं, ठीक है। सो ये जो सिस्टम है, असाइनिंग ए रोल नंबर टू स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज टेकन एज ए फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन हमने इसको बोल सकते हैं। उल्टा देखो, फॉर एग्जांपल एक्स एक स्टूडेंट है, ओके, उसका इधर रूल नंबर्स है, ओके। सो एक्स कैन बी अलर्टेड टू 1 और वाई कैन बी अलर्टेड टू 1 होगा, नहीं होगा तो भी फंक्शन हो सकता है, समझा। सो एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर ही होगा या एक रोल नंबर एक स्टूडेंट को दिया जाएगा। सो ये जो सिस्टम है, ये जो अरेंजमेंट है आप असाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन को हमने बोलते हैं मैपिंग, ओके। तो मैप कर रहे हैं, रोल नंबर इज मैप्ड विद दैट स्टूडेंट, और रोल नंबर इज लिंक्ड विद द स्टूडेंट, और रोल नंबर इज असाइन टू दैट स्टूडेंट। सो ये जो असाइनमेंट है, मतलब ये जो असाइन करने का है, ये बताता है आपको फंक्शन। सो रियल टाइम में हम बहुत सारे कुछ करते, तो बहुत सारे जो जाने अनजाने में फंक्शंस का एग्जाम्पल से हमने रियल लाइफ में जोड़ते, सो उसके लिए फंक्शन का ज़्यादा प्रियरिटी है। तो उसके बाद हमने इधर फंक्शंस का कुछ एग्जाम्पल्स भी देता हूं मैंने। तो एक्चुअली हमने फंक्शंस के 11th में आप पढ़ चुके हैं, तो अभी फंक्शंस की टाइप्स, ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, ओके। सो जैसा कुछ मैंने याद दिला देता हूं, तो कांस्टेंट फंक्शन है। व्हाट इज मीन बाय कांस्टेंट फंक्शन? एफ फ्रॉम ए टू बी जो है, ओके। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, डोमेन में कुछ भी एलिमेंट ले लो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या होना चाहिए? सी बिलोंग्स टू बी। मतलब इधर बहुत सारे एलिमेंट से, सारे एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ओके। तो इसको हमने बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में रेंज जो है, रेंज में एक ही एलिमेंट रहेगा, तो सिंगलटन सेट होगा, सिंगलटन सेट। हाँ, उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। सो आइडेंटिटी फंक्शन को हमने आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई। आइडेंटिटी फंक्शन जब भी लेते हो, ए से ए लेते हैं हम, ए से ए, तो इधर एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसा है, तो एक्स से एक्स से रिलेटेड होगा, वाई वाई से रिलेटेड होगा, जेड जेड से रिलेटेड होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। इसको हमने बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ ऐसा रहेगा, ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन की ग्राफ है। कांस्टेंट फंक्शन की ग्राफ ऐसा रहेगा। इसके बाद साइन फंक्शन बहुत सारे हमने पढ़ा है, तो उसका मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूं, तो आप एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद हमने पढ़ेंगे मेनली सो वन फंक्शन, इसको हमने बोलते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, ठीक है। सो वन फंक्शन मतलब इंजेक्टिव, नाम में ही है। वन फंक्शन मतलब वन एलिमेंट शुड बी मैप्ड विथ ओनली वन एलिमेंट। सो इधर से ज्यादा एलिमेंट देखो, जैसा रिलेशन है, ओके, रिलेशन में मैंने बोला था कौन सी टाइप्स होंगे? वन रिलेशन, वन मेनी रिलेशन, तो मेनी वन रिलेशन और मेनी रिलेशन, मेनी रिलेशन। सो ये वन मेनी और मेनी ये दोनों फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शंस हो सकता है, ओके। हम डोमेन को प्रॉपरली अरेंज करें तो ये वन रिलेशन, मेनी वन रिलेशन जो है, ये फंक्शंस हो सकता है। सो इसके हिसाब से आपका जो भी फंक्शन होगा, या वन होगा या मेनी वन होगा। तो वन है तो उसको हमने इंजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ फ्रॉम ए टू बी, मैंने एक फंक्शन लिया, ओके।
सो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए, मैंने इसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स लिया, मान लो इफ ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, मैंने ऐसा लिया f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, उसका इमेजेस सेम लिया, इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स अलग अलग है इमेजेस भी अलग अलग होना चाहिए। सो मैंने दो रैंडम एलिमेंट्स लिया, वो इक्वल है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट वो दोनों एलिमेंट्स का इमेजेस इक्वल प्रूव किया। इधर से मान लो आपको ऐसा आया x1 इज इक्वल टू x2 आया, देन तो f को हमने बोल सकते हैं 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। सो इसको ऐसा भी प्रूव कर सकते आर x1 नॉट इक्वल टू x2, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इंप्लाइज f ऑफ x1 इज आल्सो नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। ओके, सो ग्राफ के हिसाब से देखे तो ग्राफिकली कैसे डिसाइड करेंगे, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्ट कर्व एट मोस्ट 1 पॉइंट। ओके, तो मैंने इधर बताता हूं आपको, देखो ये जो पैराबोला है ये फंक्शन बोल के बोला था हमने, और ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ठीक है। सो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये, एंड y इज इक्वल टू मॉड x जो है ये, और उसके बाद लीनियर फंक्शन है y इज इक्वल टू x। ओके, हाँ, उसके बाद हम दूसरा भी ले लेंगे, कौन सी फंक्शन लेंगे, एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो मैंने चार अलग अलग फंक्शन लिया। अब देखते इधर एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन कितना जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे, दो जगह पे, इधर दो जगह पे, इधर एक जगह पे, इधर भी एक जगह पे। सो ये दोनों फंक्शंस 1 1 फंक्शंस होंगे, ये दोनों 1 1 नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इधर का जो इमेज है, मान लो फॉर एग्जांपल इधर मैंने -2 रखा, इधर भी +2 रखा, इसका इमेज आएगा 4, -2 का +2 का सेम इमेज आया, इधर भी सेम -2 का +2 का सेम इमेज आएगा। सो ये दोनों फंक्शंस जो है 1 1 नहीं है, बट ये दोनों फंक्शंस 1 1 होंगे। अभी ध्यान से देखो, ये लगातार ऊपर जा रहे, ये भी लगातार ऊपर जा रहे, या ऐसा भी ले सकते। सो फंक्शन 1 1 है, कोई भी एक फंक्शन 1 1 है इंप्लाइज, ओके, या वाइस वर्सा हम ले सकते हैं। सो दिस फंक्शन इज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप पढ़ते हैं, कोई भी एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन 0 या f डैश ऑफ x लेस देन 0, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं, ओनली ग्रेटर देन 0 है, तो ये फंक्शन जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कंपलसरी 1 1 फंक्शन होगा ही होगा, और f डैश ऑफ x लेस देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, वो फंक्शन भी हमेशा 1 1 फंक्शन होगा। कुछ स्पेशल केसेस होता है, मान लो इधर देखो, इधर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, इधर भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है, सॉरी इधर नहीं, इधर एक केस में फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो स्पेशल केस छोड़ के, मतलब कुछ पॉइंट्स जगह पे छोड़ के हर जगह पे ये फंक्शन लगातार ऊपर ही जा रहे हैं, तो ये दोनों फंक्शंस इंक्रीजिंग फंक्शन से, ये दोनों फंक्शंस 1 1 होंगे। या कंप्लीटली डिक्रीजिंग होता है, जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है वो फंक्शन भी 1 1 होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते। सो 1 1 फंक्शन फाइंड करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए ये डेफिनेशन है, और उसके बाद ये दोनों ग्राफिकल मेथड्स जो है, तो ग्राफिकल मेथड हम यूज कर सकते हैं और डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसके बाद मैंने अभी पढ़ा था ऑन टू फंक्शन है, तो जो फंक्शन 1 1 हमने पढ़ा था, सो f इज 1 1 होने के लिए इधर अलग अलग एलिमेंट्स है, उसके लिए अलग अलग इमेजेस चाहिए। मान लो 10 एलिमेंट्स है तो इधर 10 अलग अलग इमेजेस चाहिए, तो कोडोमेन में मिनिमम से मिनिमम 10 एलिमेंट्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स होना ही चाहिए। सो फंक्शन 1 1 है तो n ऑफ a शुड बी लेस देन आर इक्वल टू n ऑफ b, n ऑफ b में a से इक्वल या ज़्यादा एलिमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, इसका फार्मूला होगा n ऑफ b p मतलब परमुटेशन वाला जो है n ऑफ a, n ऑफ b p n ऑफ a, ये 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन है। उसके बाद
हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। जो फंक्शन विच इज नॉट वन वन, ये हो जाएगा इज मेनी वन। ओके, मेनी वन फंक्शन। सो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस होगा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। सो टोटल फंक्शंस कितना है, एन ऑफ बी पावर एन ऑफ ए है, माइनस वन वन फंक्शंस को निकाल दो, एन ऑफ बी पी एन ऑफ ए। सो टोटल फंक्शन में से वन वन निकाले तो बाकी बचेगा जो वो कंपलसरी मेनी वन फंक्शंस होगा। अभी ऑन टू फंक्शन है, इसको हमने बोलते हैं सरजेक्टिव। ओके, सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू का सिंपल डेफिनेशन है रेंज, इधर एफ फ्रॉम ए टू बी ले रहा हूं, रेंज को हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ कैपिटल ए से। दिस शुड बी इक्वल टू कोडोमाइन, रेंज होना चाहिए कोडोमाइन को इक्वल। ठीक है, रेंज होना चाहिए कोडोमाइन का इक्वल। सो ऐसा है तो फंक्शन ऑन टू होगा। ठीक है, सो इसका मतलब है मैंने पहले बोला था वन वन फंक्शन या फंक्शन में कोडोमाइन में एलिमेंट खाली हो सकता है। ओके, बट इधर ऑन टू होना है तो कोडोमाइन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, कोडोमाइन में हर एक एलिमेंट को देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। मतलब हर एक एलिमेंट इन द कोडोमाइन शुड हैव ए प्री इमेज, एटलीस्ट एक प्री इमेज होना चाहिए। ओके, कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। इसका मतलब है कोडोमाइन में एक ही एलिमेंट भी खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए जैसा हमने एक्स एक्सिस ग्राफ ड्रा करे तो एक्स एक्सिस के ऊपर डोमेन ड्रा करते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर रेंज ड्रा करते हैं, सॉरी कोडोमाइन ड्रा करते हैं, कोडोमाइन। तो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं साइन फंक्शन का या साइन इनवर्स फंक्शन का। तो ये है कोई एक कर्व है मान लो। ठीक है, तो इधर से इधर तक लिया मैंने। ठीक है, अब देखते इधर मैंने एफ फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल इधर -1 टू +1 लिया, इधर -π/2 टू +π/2 ऐसा लिया मान लो। ठीक है, -1 टू +1 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, सो इधर जो फंक्शन है एक्चुअली साइन इनवर्स का ऐसा नहीं आता है, बताता हूँ। साइन इनवर्स का ऐसा आता है, तो साइन इनवर्स का ही बात करते हैं। ठीक है, सो इधर मैंने ऐसा ले रहा हूं एफ फ्रॉम -1 से 1 से शुरू करके r तक लिया। ठीक है, r मतलब ये पूरा आ जाएगा, पूरा एंटायर। बट आपका रेंज जो है साइन का ग्राफ का जो मिनिमम वैल्यू है -π/2, मैक्सिमम वैल्यू है +π/2 तक है। सो रेंज आपको मिल रहा है इधर -π/2 टू +π/2। ओके, कोडोमाइन आपको दिया है r, ये दोनों सेम नहीं है। ये कोडोमाइन को मैंने रिप्लेस करता हूं इससे, ये जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और सिंपल एग्जांपल मैंने बताता हूं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ड्रा करते, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ फ्रॉम r टू r लिया, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने सिंपल बताता हूँ x² + 2x + 1 लिया, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तो ये जो कर्व है इसका ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे होगा, वो सिंपली x-1 का होल स्क्वायर, x के जगह पे 1 रखे तो y के जगह पे 0 आएगा, ऐसा इधर 1 रूट होगा, इसका कर्व ऐसा रहता है। अब इधर देखते हैं, ये फंक्शन ना 1 1 होगा ना ऑन टू होगा। ओके, सो 1 1 होना है तो एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट करना, मतलब ये जो पार्ट है इधर मैंने सिमेट्रिक लाइन बनाता हूं, या इधर साइड का कर्व ले लो या इधर साइड का कर्व ले लो, बट दोनों साइड का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो मैंने ऐसा ले रहा हूं डोमेन को, इधर क्या था 1 था, 1 से इन्फिनिटी लिया हूं, 1 से इन्फिनिटी, मतलब इधर डोमेन को चेंज करे तो वो फंक्शन 1 1 हो सकता है। हाँ, उसके बाद ऑन टू भी करना है मुझे, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 0। ओके, एक्स वैल्यू 1 रखे तो मिनिमम कितना आएगा, सॉरी ये -2x लेता हूं मैंने। ठीक है, हाँ, एक्स वैल्यू 1 रखे तो मिनिमम कितना आ रहा है, वाई वैल्यू 0 आ रहा है, तो इधर से शुरू करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो इधर भी मैंने 0 टू इन्फिनिटी। सो ये फंक्शन का वाई वैल्यू जो है मिनिमम 0 से चालू हो रहा है,
तो वो लिया 0 to इन्फिनिटी। अब देखो सेम फंक्शन को मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ऐसा लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये जो फंक्शन है ये 1 1 हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा क्योंकि मैंने डोमेन बदल दिया। डोमेन के वजह से अब देखो मेरा जो कर्व है ऐसा ही आएगा, ये नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब देखो सिर्फ ये वाला कर्व है, दिखता तो पैराबोला है बट डोमेन बदल दिया। देखो डोमेन क्या है, 1 से ही ड्रा करना है मुझे, 1 से ड्रा किया। रेंज क्या है, देखो रेंज कर्व, देखो आपका जो कर्व है, ओके, कर्व और वाई एक्सिस में जो कोडोमेन है वो दोनों सेम होना चाहिए। वाई एक्सिस में कोडोमेन किधर से चालू हो रहा है, इधर से, आपका कर्व भी इधर से चालू हो रहा है, किधर तक, इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब है कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है, तो ए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। सो ऑन टू होना है तो सिंपल लॉजिक है, एफ ऑफ एक्स मतलब इधर रेंज एफ ऑफ ए जो है, रेंज कोडोमेन को इक्वल होना चाहिए, तो हमने इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। सो कोई भी एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है इसको हमने बोलते हैं बाइजेक्टिव, ओके। कोई भी एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है इसको हमने क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। सो कोई भी एक फंक्शन बाइजेक्टिव होता है उसका इनवर्स भी एक फंक्शन हो जाएगा। जैसे हमने रिलेशंस पढ़ा था, रिलेशन में इनवर्स रिलेशन लिखा था। कोई भी एक फंक्शन को भी हमने इनवर्स आराम से फाइंड कर सकते हैं, बट वो इनवर्स वाला जो है वो फंक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। इनवर्स करने के बाद फंक्शन होने के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। देखो एफ इज 1 1 एंड ऑन टू होता है, देन एफ इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। एफ को हमने बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सो ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए एक्चुअली ऑन टू होना है, देखो 1 1 होना है तो एन ऑफ ए शुड बी लेस देन आर इक्वल टू एन ऑफ बी है। ऑन टू होना है तो एन ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन ऑफ बी, क्योंकि बी में जितना भी एलिमेंट्स है उसका कंपलसरी मिनिमम से मिनिमम एक प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें 100 एलिमेंट्स है तो 100 का मिनिमम 100 प्री इमेजेस होना चाहिए, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो एन ऑफ ए ग्रेटर देन। अभी ये दोनों से बाइजेक्टिव होना है तो कंपलसरी एन ऑफ ए इज इक्वल एन ऑफ बी होना चाहिए, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए। सो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस ये हो जाएगा एन ऑफ ए का फैक्टोरियल या एन ऑफ बी का फैक्टोरियल, ठीक है। सो जितना 1 1 आता है, जितना ऑन टू आता है वो इधर आएगा। ऑन टू फंक्शन का नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, इसका फार्मूला है एन ऑफ बी पावर एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी सी 1, इधर एन ऑफ बी माइनस 1 पावर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी सी 2, एन ऑफ बी माइनस 2 पावर एन ऑफ ए अप टू सो ऑन जाता ही रहेगा, ठीक है। सो ये एन ऑफ बी पावर एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी सी 1 इंटू एन ऑफ बी माइनस 1 पावर एन ऑफ ए, ये जो पूरा लंबा अप टू 0 तक, जब तक ये चलता है तब तक चलते रहो। ये जो फार्मूला है दिस विल बी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने जैसा अलग अलग काइंड से इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, तो ये सेम फार्मूला है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए। तो ये बहुत लंबा फार्मूला है, तो इसको याद रखना थोड़ा इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो याद रखना चाहिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो गए, ऑन टू फंक्शन हो गए, बाइजेक्टिव भी हो गए। सो कल हमने इसका एग्जाम्पल्स करेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे होता है, तो उसका रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कौन सी कर्व्स को बाइजेक्टिव मान सकते हैं, तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, तो कल के लेक्चर में हमने करेंगे इन्वर्स फाइंड करना। सो स्टूडेंट्स थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।